एक लाइन में बता भी दूं, जब मैंने उनको पढ़ा तो उन्होंने बहुत सारी चीजों का निर्माण किया, लेकिन उनमें एक चीज जो विशेष मुझे लगी जिसका निर्माण उन्होंने किया, कुएं बनाने का निर्माण, जहाँ हर वर्ग के व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार भी। मैं आपको बधाई दे दूं, आज भी ये संत प्रजापति जी का परिनिर्वाण दिवस भी है। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित करता। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले इस आंदोलन के पुरोधा, या मैं ये कहूं भारत के साथ साथ अन्य उन जगहों पर भी जहां आज भी गैर बराबरी की पराकाष्ठा कहीं ना कहीं है, उनको समता समानता का पाठ पढ़ाने वाले फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाले यहाँ बैठे सभी अधिवक्तागणों को मेरी ओर से जय भीम, जय भारत। मैं शुक्रिया अदा कर दूं हमारे लीगल सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन बड़े भाई एम एस आर्य जी का, जिनकी लगन और मेहनत से उनकी पूरी टीम के द्वारा ये इतना बड़ा सफल आयोजन हो पाया। क्योंकि आज तक मैं जहाँ गया तो मुझे ये महसूस हुआ कि एडवोकेट को इकट्ठा करना बहुत बड़ा भारी काम है। इसलिए नहीं कि वो इकट्ठा नहीं होना चाहते, इसलिए कि उन पर काम का प्रेशर ज्यादा रहता होगा। तो मैं एमएसआरए की उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा कर दूं कि भव्य आयोजन को किया, और भारत के लगभग कई राज्यों के लोग, कई राज्यों के अधिवक्ता यहाँ पर हैं। मैं विशेष शुक्रिया यहाँ जो संचालन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लीगल सेल के अध्यक्ष भाई रजनीश गौतम जी, जो तन मन और धन के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ बैठे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी भी हैं, और तमाम जितने साथी नाम मैं जितने जानता हूँ तुम्हारे बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो मैं आप सबका शुक्रिया और आभार व्यक्त कर दूं। यहाँ आए हमारे न्यायमूर्ति यादव जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। और हमारे विशेष अधिवक्ता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो अपना अधिवक्ता का जो धर्म है वो सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, जब से संसद में रहे महावीर धर्म को पूर्णतः निभा रहे हैं। तो आप आज लीगल सेल के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर आप सबकी एकता अखंडता देखने को मिल रही, ये बहुत अच्छी बात है। कहां से एकता अखंडता बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिले, जहां शायद सामाजिक न्याय की बात हो सके, जहां धार्मिक और राजनीतिक न्याय की बात भी हो सके। लेकिन आज भारत के अंदर अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उस शब्द मेरे साथ चुप सकते हैं, बुरा मत मानिएगा। जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमारे ही बीच के कुछ लोग उस सामाजिक न्याय को तोड़ देने का काम करते हैं। अधिवक्ता जो शब्द है वो अपने में ही न्याय का प्रतीक, जैसे कि जज साहब ने बताया कि अधिवक्ता को बुद्धिजीवी वर्ग में गिना जाता है, लेकिन जब अधिवक्ताओं के बीच में जाति धर्म की व्यवस्था स्थापित होती है तो ये दुखदाई। जैसे अभी ग्वालियर हाईकोर्ट में हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर छोटा सा विवाद, ज्यादा बड़ा नहीं, उसे लेकर के सिर्फ अपने फेस की वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ साथियों ने अलग अलग बयान दिए। पूरा स्टेट परेशान हुआ, बहुत सारे संगठन परेशान हुए, व्यवस्था नहीं। हालांकि मैं ये जानता हूं कि सरकार के बिना संरक्षण नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर समस्याओं की बात की जाए तो देखिए, हमारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। अगर आप और हम ये सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान कोई तीसरा आकर कर देगा तो ये मिथ्या है, बेकार की सोच। जैसे मैं देखता हूँ जो नए साथी, नए बच्चे एलएलबी करके जाते हैं, इसके बाद मैं भी एलएलबी करूंगा, जो साथी नए बच्चे एलएलबी करके कोर्ट की ओर जाते हैं, जिनके परिवार भी गरीब होते हैं, खर्चे की व्यवस्था भी नहीं होती, जो मुश्किल से प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं अपने नाम को स्थापित करते हैं, उनको 20-20 साल 30 साल 40 साल चैम्बर नसीब नहीं होता। अगर आपकी सोच है, आपकी ताकत है, आपकी क्षमता है तो आपके लिए चैम्बर उपलब्ध है। लेकिन अगर आपकी कोई सोच नहीं है, कोई ताकत नहीं है, तो आपको
किसी भी कीमत पर चैम्बर स्थापित नहीं हुआ। इसका कारण है क्या? इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे सुव्यवस्थित व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं खड़ा कर रहे हैं जो चीख कर चिल्लाकर लड़कर हमारी मांग को मजबूती नहीं कर सकते। यही इसका कारण है। इतनी सारी समस्या है। टोल की समस्या, टोल तो शायद अंधेरी नहीं, लेकिन एक समस्या तो अधिवक्ता यहाँ पर जो काम करते हैं, किसी प्रकार का कोई पे कोई भत्ता या फिर किसी प्रकार का अलाउंस उन्हें नहीं मिलता। ना कोई मेडिकल सुविधा, ना कोई एक्सीडेंटल सुविधा, ना कोई बच्चों की पढ़ाई में छूट है, ना ही कोई कमरे में बिजली में किसी प्रकार की छूट नहीं है। वो जब तक अच्छे रहता है, पैर चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है, तो वो सब चीजें अवेलेबल कर देते हैं। 60 साल के बाद तो व्यक्ति भी रिटायर हो जाता है, अधिवक्ता रिटायर हो पाता। और ये देखिए कि अधिवक्ता 60 साल के बाद अगर बीमारी हो जाए तो अधिवक्ता को अपना जीवन यापन करने की बड़ी परेशानी आती है। ये एक महत्वपूर्ण मांग है कि जो अधिवक्ता ईमानदारी से और लगातार वकालत करता है, प्रैक्टिस कर रहा है अपने 60 साल तक, सरकार को उसको भत्ते के रूप में 60 साल के बाद कुछ ना कुछ उसका वेतन बढ़ाना चाहिए, जिससे कम से कम अपना वृद्ध अवस्था का जीवन बहुत अच्छे तरीके से गुजारा जा सके। ये सब हो सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा राजनीति के विषय में राजनीति वो चाबी और समस्या समाधान होती है। हर चीज का बन सकता है, यहाँ तो सब कुछ बन सकता है। यहाँ जानवर के नाम पर हत्या हो सकती है, यहाँ जानवरों के आधार कार्ड बन सकते हैं, तो हम सब तो इंसान हैं, अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं मांग सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन करते डॉक्टर अम्बेडकर का 26 जनवरी 1950 का कोर्ट याद आता है। उस कोर्ट को हमें समझना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान सभा में संविधान को लागू कराकर मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं, इस कोर्ट को जानते तो सब होंगे, लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि मुस्कुराते हुए जब बाहर निकलते हैं तो उनके साथ के नेता कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं आज रानी का पेट छीन दिया है, राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। राजा यहाँ के गरीब शोषित वंचित मजदूर किसान के वोट से जन्म लेगा। अब अगर आप इस बात को अपनी व्यवस्था में लागू करें, अपनी जगह लागू करें, मैं जाति धर्म की बात नहीं करूंगा, अपनी व्यवस्था में लागू करें और प्रतिनिधित्व को लेकर चलें और ये सोचते चलें कि वो वर्ग जो छूता रहा है उसके हाथ में प्रतिनिधित्व दिया जाए, देखा जाए वो क्या कर सकता है। आपने दिया चंद्रशेखर आजाद यादव प्रतिनिधित्व, आप देख रहे हैं क्या कर सकता है। एक निचले वर्ग का व्यक्ति जिसका शोषण सदियों रहा हो और अगर प्रतिनिधित्व आ जाता है तो जाति धर्म छोड़कर के न्याय की बात करने लगता है। ये आप लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो साथी हमारे अधिवक्ता कह रहे थे कि आज SC/ST के मुकदमों के लिए भी यहाँ पर कुछ विशेष वर्ग के लोगों को जगह दी जाती है, तो क्या उसके लिए लड़ने के लिए कौन आएगा? हर जगह बार काउंसिल का चुनाव होता है, अध्यक्ष बनते हैं, महासचिव बनते हैं, साथी हमारे बीच में है, नवनिर्वाचित युवा है हमारी तरह, चुनकर आए, तो आप भी ऐसे लोगों को चुन सकते हैं जो आपकी आवाज को पूरी मजबूती के साथ झंडे और डंडे के साथ खा सकता है। अधिवक्ता है आप लोग, आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। तो बाबा साहब के कोर्ट की बात कर रहा है, बाबा साहब कहते हैं मैंने रानी का पेट छीन दिया है, अब राजा रानी के पेट से नहीं बनेगा, यहाँ के गरीब मजदूर किसान के वोट से बनेगा। तो उनके साथ के नेता ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर सब काम कर लोगे, सब काम कर लोगे, अधिकार लेकर चले जा रहे हो, लेकिन ये बताओ हमारी की तरह बुद्धि कहां दिलाओगे? हम तुम्हारे लोगों को खरीद लेंगे, हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, राजा क्यों बनाएंगे? कोई बात कर देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर मैं जानता हूं मेरे लोग गरीब भी हैं, हो सकता है कि शिक्षा के प्रभाव से बहुत दूर ना सोच पाए, लेकिन जिस दिन इनकी समझ ये आ गया यहाँ का शोषित वंचित वर्ग खड़ा हो और खड़ा होकर अपने अधिकार ले जाए और अधिकार लेकर के आने वाली नस्लों को उन्नति की और तरक्की की और वैज्ञानिकतावाद की ओर लेकर के जाए, तो इस देश की व्यवस्था बदलेगी। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप प्रबुद्ध लोगों में आते हैं। एक अधिवक्ता 100 आम पब्लिक के साथ डिबेट अकेला कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर आप इस चीज को समझ जाए तो व्यवस्था को बदला जा सकता है।
आज आप सोचिए कि एक गांव में रहता हुआ गरीब व्यक्ति के साथ जब कुछ गलत हो जाता तो वो पुलिस के बाद सीधे कोर्ट की ओर भागता है और किसी ऐसे अधिवक्ता को ढूंढता है कि जहां उसे न्याय मिल सके। क्या आज ऐसा हो पा रहा है? क्या पैसे का प्रभाव हमारे इस परिवार में है या नहीं, ये हमें सोचना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर इस व्यवस्था को, न्याय की व्यवस्था को इसलिए स्थापित करके गए होंगे कि कहीं ना कहीं हो सके कोई ना कोई 100 साथियों में से 5 या 10 लोग ऐसे जरूर निकलेंगे जो न्याय के लिए लड़ेंगे। अब आप सोचिए, इलाहाबाद में व्यक्ति न्याय के लिए लड़ता है, उसको ना जाने कितनी गोलियां मारी जाती हैं अधिवक्ता को। 1-2 दिन आंदोलन होता है, फिर मामला माहौल शांत हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या अब जो न्याय के लिए लड़ेंगे उनको गोलियां मिलेंगी? क्या सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई है? या फिर वो लड़ते हुए जो गया है, शहीद हुआ है, क्या उनके परिवार के विषय में सरकार ने ऐसा कोई कंपोनेंट प्लान बनाया है कि ये व्यक्ति जहां पर न्याय दिलाते गया है इसके लिए कोई व्यवस्था हो? और व्यवस्था है नहीं तो क्यों नहीं है, ये पूछने का सवाल है और चीख कर पूछने का सवाल है। ये यहाँ की सरकारों से, यहाँ के लीडरों से पूछने का सवाल है कि अगर आज तक आपने किया क्या? ये हमें समझना होगा, क्योंकि मुझे लगता है मौजूदा सरकार, हालांकि सरकार के विषय में बोलने के लिए यहाँ ये मंच नहीं है, लेकिन क्योंकि आज के समय में मौजूदा सरकारें अपने हिसाब से धार्मिक न्याय को स्थापित कर देना चाहती है। वो बाबा साहब अम्बेडकर के मौलिक अधिकारों को मौलिक ही समझना चाहती। अभी अलीगढ़ की घटना देखिए, क्या बाबा साहब के मौलिक अधिकारों का बोल था? या सरकार मौलिक अधिकारों के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता आती है उस पर काबिज है? और अगर वो काबिज नहीं है तो कहां है हम लोग? क्या है हमारी आवाज? क्या हम लिख रहे हैं? क्या हम सोच रहे हैं? क्या हम किसके प्रभाव में हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि भारत क्या विश्व के कहीं पर भी आप चले जाए, किसी व्यक्ति पर अगर प्रभाव नहीं जम सकता, एक बार कोई IAS पर प्रभाव जम सकता है, लेकिन अधिवक्ता पर किसी का प्रभाव नहीं जमता। जो अधिवक्ता प्रभाव विहीन रहता है, मैं लिख कर देता हूं कि नाम हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में से एक है कि वो किसी के प्रभाव में कभी आए नहीं, जिनको लगा सही है उसके लिए खड़े रहे। तो आज के समय में धार्मिक न्याय कौन स्थापित करेगा? कहां से आएंगे लोग? जब भारत के लोगों को स्थापित नहीं करना होगा। बाबा साहब तो पहली लाइन में लिखते हैं भारत के लोग। हाँ, उसके बाद जो है देश में नए खड़े बच्चे खड़े होते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि हम भारत के लोग, वो कहते हैं कि ये फलाना है, ये वो है, इसका धर्म ये है, इसकी जाति है, ये कहा जाता है? नहीं, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके भी ये देश है, इस देश में समानता को स्थापित कैसे किया जाए? हालांकि आज भारत में समानता को व्यापार के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर आप किसी भी वर्ग के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, धन से, बल से ताकतवर हैं, तो आपको समानता की गिनती में गिना जाएगा। लेकिन अगर आप धन से, बल से कमजोर हैं, आपकी कोई पहचान नहीं है, राजनीतिक सामाजिक पहचान नहीं है, तो फौरन आपका स्तर गिर दिया जाता है। ये भी हमें सोचना पड़ेगा, इस पर आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाकर के चर्चाएं आगे बढ़ेगी। और जब चर्चाएं आगे बढ़ेंगी और क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन के आंसर भी कोई ना कोई देने का प्रयास जरूर करेंगे। हमें आने वाली नस्लों के लिए व्यवस्था को स्थापित करना है। हमें राजनीतिक न्याय देखना होगा कि क्या उस वर्ग के लोग, उस श्रेणी के लोग, कैटेगरी के लोग जो शायद धन में कमजोर है लेकिन बुद्धि में तीव्र है, क्या वो राजनीति में जाएंगे? नहीं जाएंगे। मैंने चुनाव तो बहुत सारे देखे, बहुत सारे चुनाव को विषय पढ़ा भी, मैंने वो भी पढ़ा जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हराया गया। मैंने सहारनपुर का चुनाव को भी देखा जब मान्यवर काशीराम साहब को हराया गया, बड़ी मजबूती के साथ हराया गया। लेकिन मैंने भाई चंद्रशेखर आजाद का चुनाव भी देखा कि भारत की सारी पक्ष विपक्ष की पार्टी एक साइड, सारी जितनी पार्टियां हैं वो सब एक साइड थी अकेले चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन पार्टियों के बड़े नेता, जूनियर जैसे नेता नहीं, हम जैसे नेता नहीं, सीनियर नेता जो मंत्री संतरी नहीं हो, वो इंटरनल आकर काम करेंगे, जिसको ये नहीं पता था कि ये लोग काम कर रहे हैं। आप थोड़ा पीछे खड़े हो, इसलिए खड़े होना है। कभी सोचिए एक व्यक्ति को हराने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र। जब आप सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात करेंगे, आप लोग ऐसे खड़े होकर आप करेंगे कैसे? जब आप संविधान सम्मत चर्चा करेंगे तो फिर आपके पीछे आपके विरोध सारी दुनिया होगी और भी पब्लिक है भैया। लेकिन अगर आप अपने वचन पर, अपनी विचारधारा पर अड़ी है तो ये भी तय है
आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। हो जाए भाई। और देखिएगा भैया तेरा बैठ जाओ यार। महापुरुषों के आशीर्वाद से, महापुरुषों के सहयोग से तो भाई इन जगह हम ही पार्टी का, आजाद समाज पार्टी का आने वाला भविष्य इतना उज्जवल है कि अभी तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा बना रखा है। एक व्यक्ति 7 मिनट के अंदर किसी से ज्यादा सवाल पूछ सकता है। तो मुझे लगता है शायद, मैंने तो कोई देखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसमें शायद लगा दूं, जो शायद अब से पहले संसद में एक आध बार हुआ होगा कि किसी व्यक्ति ने 4 से 5 मिनट के अंदर 21 से 27 क्वेश्चन पूछ डाले हो सरकार से। पहली बार हुआ। हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर हाथ छोड़ा जाता है। ये कोई हल्का मामला नहीं है। उसके बाद पढ़े ही हमने पूरा देश बंद किया, पूरे देश में हड़ताल पर रहे 2 दिन 4 दिन 10 दिन। लेकिन बड़ा मामला ये है कि वो प्रशासन जो अधिवक्ताओं के सामने घुटने टेकता, उसकी हैसियत कैसे होगी वो पीछे अधिवक्ता प्राप्त। ये कुछ है, ये बताना है। और ये तभी बताया जा सकता है जब आप राजनीतिक न्याय को सही से स्थापित करने के मूड में आ जाए। बिल्कुल देखिए, इनकम का साधन तो आपका पैसा है, जहां बैठेंगे, जहां कलम चलेगा वहीं से आप अपना परिवार चला लेंगे। लेकिन जब आप न्याय की प्रकर्षता पर खड़े हो जाए, परिवार तो चले चलेगा, लेकिन समाज के नव निर्माण भी होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद इस समाज का नव निर्माण हुआ, जहां हर वर्ग के व्यक्ति ने बाबा साहब को पढ़ करके, बाबा साहब को जान करके, समझ करके बराबरी की ओर कदम बढ़ाने का प्रयास किया। और आज देखिए, कहीं ना कहीं धीरे 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 वंचित वर्ग बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा। और एक शब्द कहने से पहले माफी चाहता हूं, जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाले लोग, या मैं ये कहूंगी ना, बहुजन समाज के लोग कहा जाता है, जिनसे वैचारिक लड़ाई हमारी रही पहले से, उनकी पता ने 100, 200, 300 कितनी पीढ़ियां पढ़ी लिखी है। उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान भी हासिल किया, उन्होंने बेसिक शिक्षा भी हासिल की, सारी पीढ़ियां उनकी पढ़ी लिखी है। और डॉक्टर अम्बेडकर वाली पीढ़ी हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी, मुश्किल से 1-2 हुआ थे। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद काशीराम साहब वाली पीढ़ी थोड़ी पढ़ी लिखी हुई है। और एक थोड़े से पॉइंट की पढ़ी लिखी पीढ़ी ने इस देश में परिवर्तन का इतना बड़ा बिगुल फूंक दिया कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ उन लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। अब सोचिए, जिस दिन इन मजदूर किसानों के वर्गों की पीढ़ियां, इन दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चे या सज्जन समाज के बच्चे पढ़कर जाके क्यों बढ़ जाएंगे, क्या ये देश परिवर्तित तो नहीं होगा? क्या ये देश बदलेगा नहीं? क्या जो आज धार्मिक न्याय को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं उसको बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे, बिल्कुल बदल पाएंगे। और मैं ये कहता हूँ, आज अधिवक्ता सम्मेलन, जो लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर किसी विशेष वर्ग, धर्म या जाति के व्यक्ति ने नहीं, मलिक का नेता पर आपने डॉक्टर अम्बेडकर को एक बार पढ़ा तो आप सब कुछ छोड़कर के डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हो जाए। एक बार पढ़ने से उसको पढ़ना जरूरी है। और मेरे जो नए भाई बहन हैं जो अब इस लाइन में घुसे हैं, उनको अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर को ही पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि भविष्य में वो इस आंदोलन को समझ भी पाएंगे। ये बहुत सारी मांगे हैं, कुछ मांगे जो मुझे लगा कि वो बहुत मजबूती से लागू ही होनी चाहिए, जो बच्चों के लिए, परिवार के लिए होनी चाहिए, जिसमें मेडिकल हेल्थ सुविधा जरूर होनी चाहिए। एक आयु वर्ग के बाद 60 साल के बाद पेंशन योजना जरूर होनी चाहिए। जो हमारे अधिवक्ता न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, एक्सीडेंट के हत्या का शिकार होते हैं, उनके बच्चों के लिए भी कोई ना कोई विशेष प्लान बनना चाहिए। वो मैंने बता दी है। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। मेरा प्रयास रहा कि जो मुझे समझ आया मैंने वो बताने का काम किया। और मुझे उम्मीद भी है कि बहुत सारे साथी इस ओर ध्यान जरूर देंगे। मेरा विशेष ध्यान तो ये रहेगा कि आप समाज में न्याय की ओर ध्यान जरूर दें, अपनी पूरे क्षमता के अनुसार। ऐसे लोग जो निर्धन, जो शायद 10 कदम नहीं चल सकते, अगर आप चाहें तो उनको 10 की जगह 100 कदम भी चला सकते हैं, उनके साथ चलिए। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हिम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।